आज विजय खुराना जी की सबसे बड़ी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था। हर महीने कोई ना कोई खुराना जी के घर में मुफ्त का खा पी कर चला जाता था, पर बात कहीं नहीं बन पाई थी। खुराना जी बनारस के बिजली विभाग में अभियंता के पद पर कार्यरत थे। 3 लड़कियों में महिमा सबसे पहले नंबर की थी। उससे छोटी 2 और बेटियां थी, गरिमा और दिव्या। तीनों एक से बढ़कर एक, पर महिमा की बात कुछ अलग थी। अभी इसी साल महिमा का बीएड कंप्लीट हुआ था। अब खुराना जी को उसकी शादी की चिंता थी। महिमा स्वभाव से ही बहुत हंसमुख और जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। देखने में महिमा बहुत प्यारी थी, उससे भी प्यारा था उसका स्वभाव। खुराना जी थे तो बिजली विभाग के अभियंता पद पर, लेकिन आज तक उन्होंने हराम की कमाई का 1 रुपया भी नहीं लिया था। बहुत ही मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ाया था। खुराना जी ने उनकी शादी के लिए भी अच्छी व्यवस्था की थी। इसका श्रेय उनकी धर्मपत्नी उमा की सूझबूझ को भी जाता था, जो कि मूलतः इलाहाबाद से बिलोंग करती थी। वो हर समय महिमा के दांत फाड़ने की आदत पर गुस्सा रहती थी। उनका मानना था लड़कियां पराए घर जाएंगी, पता नहीं कैसा घर संसार मिले, इसीलिए लड़कियों को हमेशा अगले घर के लिए तैयार रहना चाहिए। आज खुराना जी बहुत शांत बैठे हुए थे। उनकी धर्मपत्नी उमा जी ने पूछा, कितने शांत क्यों बैठे हो खुराना जी? क्या ही बताऊं उमा, लड़के वालों की बढ़ती डिमांड पूरी कर पाना तो हमें असंभव सा लगने लगा है। क्या हो गया, क्या कह रहे थे अरोरा जी? कहेंगे क्या उमा, सब आप अपनी बेटी को देंगे, यह कह करके उन्होंने हर चीज की डिमांड रख दी है। पहले तो वो स्विफ्ट पर राजी थे, और अब फोन करके बोल रहे हैं उन्हें एक्सयूवी 500 चाहिए। उमा जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरा रही थी। एक लंबी सांस लेकर खुराना जी ने फिर बोलना शुरू किया। बिजली विभाग वालों की कैसी इमेज बनी हुई है कि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने आज तक कभी रिश्वत का 1 रुपया भी नहीं लिया है। इतने में महिमा कमरे में आई और बोली, मैं सब सुन चुकी हूँ पापा, कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ देने की। क्या मैं आप पर इतनी बोझ बन गई हूँ? ज्यादा चौधराई ना बना करो महिमा, ये बड़ों के मामले हैं तो तुम ज्यादा ना बोला करो। उमा जी ने डांट लगाई। देखे ना पापा, मम्मी हमेशा नाराज हो जाती हैं। ओ मेरी प्यारी मम्मी, ज्यादा गुस्सा करोगी तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। महिमा ने खुराना जी को समझाया कि अच्छा ही हुआ उन्होंने अभी अपनी बदली हुई डिमांड बता दी। इससे पता चल रहा है कि उनको बहू घर नहीं लानी बल्कि अपना बेटा बेचना है। आप देखना, आपकी बेटी को राजकुमार ब्याहने आएगा, जो दिल का राजा होगा। और आप परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो हंसती खिलखिलाती हुई किचन की तरफ चली गई। खुराना जी ने भी अब अपनी बेटी को आगे पढ़ाने का निश्चय करके शादी को राम जी की मर्जी पर डाल दिया। महिमा ने सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दिया, और अब खुराना जी भी लड़कों की तलाश में थोड़ी ढील दे रहे थे। वजह थी बिजली विभाग की ओर से बढ़ता काम। आजकल दिन रात वो बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे, और साथ में थी उनकी टीम। इसी सिलसिले में ऑफिस के कई लोगों का घर आना जाना लगा ही रहता था। आज भी ऐसे ही घंटी की आवाज आई। दोपहर के 2 बज रहे थे। कौन आया होगा इस टाइम? अरे महिमा, ओ महिमा, देख तो जरा कौन आया है गेट पर। महिमा भी अभी अभी घर में घुसी थी। गर्मी इतनी तेज थी कि उसने आते ही नहाना बेहतर समझा। वो बस अभी नहाकर ही निकली थी कि गेट की बेल की आवाज आने लगी। उमा देवी भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। गरिमा और दिव्या भी घर पर नहीं थी। दोनों को कॉलेज से आते आते 4 बज जाते थे, तो मजबूरन दरवाजा महिमा को ही खोलना पड़ा। उसने अंदर से ही आवाज देकर पूछा, कौन है? बेटा खोलो। अरे ये तो पापा की आवाज है। महिमा ने झट से गेट खोला। पापा के साथ उनका एक कुलीग नीरज भी था, जो अभी 1 साल पहले ही खुराना जी के डिपार्टमेंट में बतौर जूनियर इंजीनियर तैनात हुआ था। उसके विचार और खुराना जी के विचार काफी मिलते थे, तो जल्द ही दोनों में अच्छी बनने लगी थी। महिमा को लगा कि सिर्फ पापा ही होंगे। ये सोचकर उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उस समय उसके गीले बाल उसके गोरे रंग पर 4 चांद लगा रहे थे। उस पर गुलाबी सूट और उसकी प्यारी सी बेफिक्र मुस्कान। नीरज की नजरें उस पर ठहर सी गई। अपनी तरफ एक अजनबी को ऐसे देखते हुए देखकर महिमा ने सड़ा सा मुंह बनाकर उसे देखा। ये देखकर नीरज की हंसी ही निकल गई। इतने में ही उमा देवी भी बाहर आ गई। कौन है महिमा? अरे कोई नहीं है मम्मी, पापा ही हैं, और साथ में ना जाने किस लंगूर को लेकर आए हैं। ये बात उसने बहुत हल्के से कही थी, पर फिर भी नीरज के कानों में पहुंच चुकी थी। पर फिर भी ये अल्लड़ सी लड़की नीरज को एक नज़र में भा गई थी। बेटा, महिमा मम्मी से बोलो खाना लगा दे, आज नीरज भी हमारे साथ ही खाना खाएगा। जी पापा, ये कहकर महिमा किचन में घुस गई। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर थे। नीरज की नज़रें महिमा पर थी। वो महिमा के दौड़ दौड़ कर किए जाने वाले काम पर बहुत इम्प्रेस था, पर महिमा को उसकी नज़रें बिल्कुल जहर लग रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या अजीब लड़का है, लग रहा है जैसे कभी लड़की देखी ही नहीं हो, जाहिल कहीं का।
जाओ बेटा, नींबू शिकंजी और बना लाओ नीरज के लिए, फिर निकलते हैं हम लोग। आज भी 5 इलाकों में बिजली चोरी की धरपकड़ करनी है। यह कहकर खुराना जी तो नीरज के साथ बातों में लग गए, पर महिमा को अभी भी ऐसा लग रहा था मानो इस लंगूर का बस ना चले तो आंखें निकालकर किचन में ही फेंक दे। घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है। उल्लू कहीं का। उमा जी भी नीरज से थोड़ी बातचीत करती हैं। उसके बाद वो भी आराम करने के लिए कमरे का रुख कर लेती हैं। महिमा बेटे, आओ आकर दरवाज़ा बंद कर लो। खुराना जी तो घर से बाहर निकल जाते हैं, पर नीरज सारे पेपर्स फाइल उठाकर उनके पीछे पीछे निकलता है। जाते टाइम वो महिमा की तरफ स्माइल करता है, जिसको देखकर महिमा मुंह बिचका देती है। नीरज उसी स्माइल के साथ खुराना जी को लेकर निकल पड़ता है। रात के 8 बज गए हैं महिमा, जरा अपने पापा को कॉल तो लगा, कहाँ रह गए? कहा था 7:30 तक आ जाएंगे, अब तो 8 बज रहे हैं। उमा देवी ने महिमा से बोला, जी मम्मी अभी लगाती हूँ। मम्मी पापा का नंबर तो बंद आ रहा है, कहाँ रह गए खुराना जी? हद करते हैं, मैंने जाने कितनी बार कह चुकी हूँ कि चार्जर साथ लेकर जाया करो, पर मजाल है जो मेरी कोई सुन ले इस घर में। उमा देवी जब चिंता में होती थी तो ऐसे ही बकबक करती थी। उस लड़के नीरज का नंबर भी नहीं है पास में, उसी के साथ ही तो गए थे। उसका नाम सुनते ही महिमा का मूड खराब हो गया। मुझे तो वो तभी से मनहूस लग रहा था। कौन? दिव्या ने पूछा। अरे वही पापा के साथ आया था दोपहर को, सारा टाइम घूरता ही रहा पाजी उल्लू। ओहो, तो आपको बड़ा दिख गया कि वो आपको ही देख रहा था। दिव्या उसे चिढ़ाने लगी। अच्छा मार खाओगी छोटी मुझसे? महिमा प्यार से दिव्या को छोटी बुलाती थी। और क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? महिमा ने उसे घूरकर जवाब दिया। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी दीदी, हम जानते हैं कि तुम हो ही इतनी प्यारी कि किसी को भी दीवाना बना दो। अच्छा रुक, बहुत बोलने लगी है आजकल ये, कहकर महिमा मारने के लिए दिव्या की तरफ भागी। तभी उमा देवी कमरे में घुसी। हाय राम, ये लड़कियां भी कभी बड़ी होंगी ही नहीं। अरे मोहन अंकल को फोन कर लो। महिमा पापा उन्हीं के साथ होंगे। अक्सर खुराना जी अपने मित्र मोहन सक्सेना के साथ बैठ जाया करते थे। महिमा कॉल लगा ही रही थी कि इतने में दरवाजे की बेल बजी। लो आ गए पापा, आज अच्छे से खबर लेना मम्मी अपने पति देव की, हाथ से निकले जा रहे हैं ये, वो जोर जोर से कहते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वो हर तरह के माहौल को हल्का फुल्का कर देती थी, पर दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकल पड़ी। पापा पापा, ये सब क्या हो गया? उसकी चीख सुनकर उमा देवी, गरिमा और दिव्या बाहर की तरफ भागती हुई आई। खुराना जी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। नीरज उन्हें सहारा देकर अंदर की तरफ ला रहा था। क्या हो गया पापा को? उसने सीधे नीरज की आंखों में झांक कर पूछा। कुछ नहीं, आज जिस इलाके में चेकिंग के लिए गए थे वहां के लोगों ने खुराना जी पर हमला कर दिया। मैं इनको डॉक्टर के पास ले गया था, थोड़ी चोट लगी है सर पर और फ्रैक्चर हुआ है। अब 1 महीने सर को घर पर ही आराम करना होगा। खुराना जी की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखें नम थी। इतने में उमा देवी नीरज से बोली, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर तुम ना होते तो पता नहीं। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। आज एक बेटे की कमी बहुत खलती है बेटा, वो कुछ भी बोले जा रही थी। महिमा ने नीरज के सहारे से खुराना जी को उनके कमरे में लिटा दिया। नीरज ने उन लोगों को सांत्वना दी कि अब सब ठीक है, उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, तो आप लोग परेशान ना हो, अब मैं भी चलता हूँ। और सुबह आने का वादा करके वो वहां से चला गया। इन सारे बीच में उसने महिमा के चेहरे पर बहुत घबराहट और चिंता के भाव देखे थे, जिसको देखकर वो बहुत बेचैन हो रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे नीरज खुराना जी के घर पहुंच गया। वजह भी वाजिब थी, उनसे कुछ जरूरी कागज पर साइन करवाने थे। इसी बीच आज चाय तो आई थी, पर गरिमा लेकर आई थी। महिमा आज सामने आई ही नहीं। पूरा टाइम इसी बेचैनी में काटना मुश्किल हो रहा था कि उसकी एक झलक दिख जाए। बस आज वो भी कसम खाकर बैठी थी कि जब तक नीरज चला नहीं जाएगा वो बाहर नहीं आएगी। नीरज को आखिर उसे देखे बगैर ही जाना पड़ा। खुराना जी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो शाम को उमा देवी ने नीरज को फ़ोन करवाया। अब तो मजबूरन महिमा को नीरज से बात करनी ही थी। खुराना जी की कॉल। नीरज ने फ़ोन पर जब खुराना जी का नंबर देखा तो खुद से बोला, हेलो। ये आवाज़ महिमा की थी। जी मैं महिमा। ये आवाज़ सुनकर तो मानो नीरज के मन के तार ही छिड़ गए। जी बताएं, सब ठीक तो है? नीरज ने तुरंत पूछा। जी, वो पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो अगर आप आ सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। जी मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे बाद नीरज उनके घर पर था। उमा देवी ने तुरंत खुराना जी को नीरज के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया और साथ ही महिमा को भी भेजना पड़ा। नीरज दौड़ दौड़ कर डॉक्टर के क्लिनिक में कभी पर्ची लगा रहा था, कभी दवाई ला रहा था। सारे टाइम वो उनके साथ ही रहा। कभी कभी बातों में उसकी नजरें मिल रही थी, लेकिन फिर दोनों ही झेंप रहे थे। इस तरह नीरज आजकल लगभग रोज ही खुराना जी के घर जाता। उमा देवी तो उसको अपना बेटा ही मान बैठी थी।
धीरे धीरे महिमा के मन में भी नीरज के साफ दिल और बेहद अच्छे स्वभाव के कारण नीरज के लिए आकर्षण पैदा होने लगा। और नीरज तो मन ही मन में महिमा को बहुत चाहने लगा था, पर उससे कैसे कहे ये बात सोच सोच कर उसका दिमाग हैंग हो चुका था। अगले दिन वो खुराना जी से मिलने उनके घर पर गया और डोरबेल बजाई। कौन है इस टाइम, ये सोचते हुए महिमा ने जैसे ही दरवाजे पर नीरज को देखा, उसकी आंखें नीरज की आंखों में उलझ गई। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि अगर खुराना जी ना पूछते कि कौन है, तो आज तो महिमा वहीं जमी रह जाती। पापा नीरज जी हैं, अच्छा तो अंदर ले आओ उसे, खुराना जी ने बोला। जी पापा। महिमा की आंखों में अपने लिए दिए जलते देखकर नीरज बहुत रोमांचित हो उठा था। उसके दिल में बस अब उस प्यारी सी लड़की को अपना बनाने की चाह मचल रही थी। अंदर आकर उसे पता चला कि गरिमा और दिव्या घर में नहीं है और उमा देवी भी मंदिर तक गई हैं। सिर्फ महिमा और खुराना जी ही घर पर थे। आओ बैठो, नीरज कैसे हो? तुम ना होते तो पता नहीं ये लोग कैसे सब मैनेज करते। खुराना जी बोले जा रहे थे, इतने में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने महिमा को पुकारा। पर महिमा शायद किचन में चाय बना रही थी तो सुन नहीं पाई। नीरज तुरंत उठा, मैं ले आता हूँ, ये कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गया। महिमा पूरी तल्लीनता से चाय बनाने में बिजी थी, तो उसने नीरज को देखा ही नहीं। नीरज वहीं दोनों हाथ सीने में बांधकर किचन के दरवाजे पर टिककर उसे देख रहा था। हल्के पीले सूट में बालों को बेतरतीब तरीके से बांधे हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। नीरज का दिल चाह रहा था कि वो आज ही उसे अपने दिल की बात बता दे। जैसे ही महिमा चाय लेकर मुड़ी, सामने नीरज को देखकर सर से पांव तक शर्म से लरज गई। फिर पूरी हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, कुछ चाहिए था क्या? वो पानी चाहिए था। जी मैं लाती हूँ, आप चलें। नीरज तो घर से जा चुका था, पर महिमा की आंखों से नींद और चैन को भी साथ ही ले गया था। उसका दिल नीरज को बेतहाशा याद कर रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत के रंग महिमा देख चुकी थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो क्या है। क्या ये प्यार है? आज महिमा की सबसे प्यारी सहेली ऋतु की सगाई थी। महिमा का जाना भी अभी पिछले 15 दिनों से तो तय ही था, पर अब जबकि खुराना जी को चोट लग गई थी तो समस्या ये थी कि लेकर कौन जाए। सगाई की जगह भी अच्छी खासी दूर थी, इसलिए महिमा का अकेले जाना संभव ही नहीं था। ऊपर से रीतू लगातार कई दिन से कॉल पर कॉल किए जा रही थी। महिमा की समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। आज फिर से रीतू की कॉल आई। हाँ तो बता, क्या फैसला किया आंटी जी ने? मैंने बताया तो है रीतू, बहुत प्रॉब्लम है मुझे लाने ले जाने की। तुम्हें तो पता ही है पापा की हालत, तुम मेरी आंटी जी से बात करवाओ। उधर से रीतू ने आदेश जारी किया। नमस्ते बहन जी, उधर से रीतू की मम्मी थी उमा देवी ने बहुत ही आदर से जवाब दिया। जी बहन जी। महिमा और रीतू बचपन की सहेली हैं। आज रीतु के इतने खास दिन तो महिमा को यहाँ आना ही पड़ेगा। हम यहाँ से ड्राइवर को भेज देते हैं और छुड़वा भी देंगे, आप महिमा को भेज दीजिए, वरना मैं सगाई नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ आंटी जी। उधर से रीतु की आवाज़ आ रही थी। ठीक है बहन जी, हम ज़रा इनके पापा से पूछकर बताते हैं आपको। ये कहकर उमा देवी ने फ़ोन काट दिया। अब क्या करें? उमा देवी बोली, मैं नहीं जाऊंगी माँ। महिमा की भी बिल्कुल इच्छा नहीं थी इस तरह जाने की। खुराना जी भी सोच विचार में थे कि क्या करें क्या ना करें। तभी नीरज का ख्याल आया। ऐसा करो उमा, नीरज से पूछ लो, अगर वो फ्री है और उसको अगर कोई आपत्ति ना हो तो वो ले जाए और थोड़ी देर में वापस भी ले आए। बनारस में इस वक्त हम उसी पर भरोसा कर सकते हैं। असल में खुराना जी की रिश्तेदारी सब इलाहाबाद के साइड ही थी, पर वो जॉब की वजह से बनारस में सेटल हो गए थे। उमा देवी को भी ये आइडिया पसंद आया। जब नीरज से फ़ोन करके पूछा गया तो उसको तो मनमांगी मुराद ही मिल गई। महिमा के मन में भी कम लड्डू नहीं फूट रहे थे, पर वो जाहिर ऐसे कर रही थी जैसे बहुत बेमन से जा रही हो। देखना दिव्या, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें उस लंगूर के साथ जाना पड़ेगा। महिमा ने अपने चेहरे की खुशी छुपाते हुए कहा। ओफो, देखो तो ज़रा कितनी दुखी हैं कि गाल लाल हुए जा रहे हैं। दिव्या महिमा के नीरज से होने वाले लगाव को महसूस कर रही थी, तो उसको छेड़ते हुए बोली, हट पागल हो गई क्या? अपनी मुस्कान दबाते हुए महिमा ने कहा, अच्छा दीदी, आपको नीरज भैया अच्छे लगते हैं ना? बोलो बोलो। महिमा ने शर्मा कर दिव्या को देखा। चल हट, अच्छा अभी तैयार भी होना है, ये कहकर सीधे बाथरूम में घुस गई। हमेशा से सादी रहने वाली महिमा आज लाल रंग के अनारकली सूट और बिल्कुल लाइट मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। अपने आप को कम से कम 10 बार शीशे में निहार चुकी थी। ये देखकर फिर दिव्या ने छेड़ा, हाँ भाई, आज तो नीरज भैया की जान निकलने वाली है किसी लाल छड़ी को देखकर। छोटी, तुम ना वाकई बहुत पिटोगी। महिमा उसकी तरफ दौड़ी ही थी, कितने में डोरबेल बजी। नीरज तय समय से भी 10 मिनट पहले वहां पहुंच गया था। वो नीरज के सामने कैसे पड़ेगी, ये सोच सोच कर भी एक बहुत प्यारी सी सिरहन दौड़ जा रही थी महिमा के दिल में। नीरज भी कम बेताब नहीं था और आज वो सोचकर आया था कि अपने दिल की बात महिमा को बता देगा।
उमा देवी उसे लेकर के ड्राइंग रूम में बैठी थी और उसका धन्यवाद कर रही थी कि वो ना होता तो बड़ी परेशानी हो जाती। पर नीरज का तो मानो मन वहां था ही नहीं। कभी वो छत को घूर रहा था तो कभी जमीन पर नजरें गड़ाकर बैठ जा रहा था। लेकिन लगातार नजरें उसको ढूंढ रही थी, जो उसके दिल में गहराई तक समाती जा रही थी। यही हाल महिमा का भी था। पता नहीं कितनी शर्म आ रही थी आज उसको। दिव्या ने फिर छेड़ा, क्यों नहीं जा रही हो? जाओ ना, बेचारे ड्राइविंग रूम में बैठे बैठे सूख रहे होंगे। ये कहते ही दिव्या हाथ पकड़कर महिमा को ड्राइंग रूम में ही ले आई। नीरज, जो अभी उमा देवी को देख रहा था, अचानक होने वाले इस हमले से अनजान था। जो एक नज़र महिमा पर डाली तो बस नज़र वहीं टिक गई। दिव्या ने गला खंखारते हुए बोला, लीजिए, संभाल कर ले जाइए, हमारी दीदी को बहुत नाजुक है ये कहकर ही उसने महिमा को देखा, जो उसे ही घूर रही थी। अच्छा आंटी जी, चलते हैं फिर। मैं इनको जल्दी ही ले आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। उमा देवी ने दोनों के जाने के बाद गेट बंद कर लिया। लेकिन ध्यान वहीं था, महिमा उसके बगल वाली सीट पर थी। यह एहसास कितना प्यारा है। नीरज जी यही सोच रहा था, काश ये मेरी जिंदगी में भी आ जाए। उसने उसे देखा, वो शांत सी बैठी थी। यू आर लुकिंग अमेजिंग टूडे, सहसा ही उसके मुंह से निकल गया। थैंक यू, महिमा ने हल्के से जवाब दिया। कार में शांति छाई हुई थी। सिर्फ रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों की रोशनी ही कार के अंदर तक आ जा रही थी। माहौल को नॉर्मल करने के लिए नीरज ने कार में एफएम ऑन कर लिया। अब मैं सुनाती हूँ आपको प्यार करने वाले पर इजहार ना करने वालों के लिए ये सॉन्ग। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे रेडियो जॉकी भी उन दोनों के एहसासों पर चुटकी ले रही हो। गाना स्टार्ट हो चुका था। लाख रोका पर रुकाना, इश्क ये सरजोर है, अपनी चाहत और कुछ है, इश्क की कुछ और है। ये गाना सुनते ही दोनों बिल्कुल खो गए थे। थोड़ी देर में मेरी झोल आ चुका था। महिमा तो ना जाने प्यार के कौन से एहसासों में खोई थी। तब तक मेरी झोम आ गया। महिमा जैसे नींद से जागी। ओ, महिमा ने नीरज की तरफ बहुत प्यार भरी नजरों से देखा। मैं आती हूँ, वो अटक अटक कर बोली। ठीक है, मैं यहीं गाड़ी में ही वेट कर रहा हूँ। दोनों का दिल तो चाह रहा था कि बस एक दूसरे में यूं ही खो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए कहीं ना जाएं। लेकिन रीतु की सगाई में तो जाना ही था। अंदर जाने के तकरीबन 2 घंटे बाद महिमा बाहर आ रही थी। नीरज ने दूर से आती हुई प्यारी सी महिमा को देखा, जिसके प्यार में डूब जाने का एहसास नीरज को बहुत ही अनोखा लग रहा था। वापसी पर भी दोनों के दरमियान कोई बातचीत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नीरज ने बोलना शुरू किया, महिमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो रुका, फिर से हिम्मत बटोरकर बोलना शुरू किया, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें। पसंद तो छोटा शब्द होगा, प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी, मेरा साथ दोगी इस जन्म और अगले हर जन्म के लिए? महिमा प्यार के उन पलों में मानो शर्म और हया के गहने पहने अपना अनकहा इकरार कर रही थी। महिमा ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया। घर आ चुका था। महिमा और नीरज के जीवन में अब प्यार की मिठास घुल चुकी थी। अब इंतजार था तो बस एक होने का। नीरज ने महिमा का हाथ पकड़ा और उस पर प्यार की एक मोहर लगा दी। महिमा, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मैं कल ही अपने और फिर तुम्हारे घर में बात करूँगा, तुमसे जल्द ही शादी कर लूँगा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। महिमा ने नीरज को देखकर अपनी प्यारी सी स्माइल दी और कार का गेट ओपन करके शर्माते हुए घर की तरफ चल दी। हाय, नीरज ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए आह भरी। नीरज के पापा कपिल जी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत है। उनके परिवार में धर्मपत्नी आरती, उनकी माताजी और बेटी बिंदिया और बेटा नीरज है। विद्या की शादी रोहन के साथ आज से 4 साल पहले हुई थी, जो कि बेसिक में टीचर है। पर अभी तक बिंदिया की गोदभरी नहीं हो पाई थी, जबकि नीरज के लिए बहुत तेजी से लड़की की खोज चालू थी। आज भी घर में रिश्ते कराने वाले पंडित जी आरती जी को कई बड़े घर की लड़कियों के फोटो दिखा रहे थे। जन्म कुंडली ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हो रहा था। पंडित जी इससे पहले भी कई लड़कियों को दिखा चुके थे, पर आरती जी को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। हर लड़की में या उनके परिवार में कोई ना कोई कमी उन्हें दिखी जाती थी। उस पर आग में घी डालने का काम करती थी बिंदिया। क्या पंडित जी, हमारे घर परिवार के लायक एक भी रिश्ता नहीं ला पाए हैं आप अभी तक? जरा हमारे बेटे को भी तो देखिए, इकलौता है, ऊपर से बिजली विभाग में जेई है। हम तो कोई समझौता नहीं करेंगे, बड़ी धूमधाम से बड़े घर में अपने बेटे की शादी करेंगे। ये सारी बातें चल ही रही थी कि नीरज घर में घुसता है। अरे पंडित जी, आप आज भी? हमारी माताजी ने तो सब लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया होगा, है ना? नीरज पंडित जी से बोला। आरती जी मुंह बिचकाकर रह गई। तो आज से आपकी ये परेशानी खत्म। नीरज आगे बोला, अब से कोई रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की मैंने ढूंढ ली है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। पंडित जी ने तुरंत खिसकना उचित समझा। पंडित जी भी आरती जी की नुक्ताचीनी की आदत से तंग आ चुके थे, तो वो तुरंत चलते बने। नीरज वहीं ड्राइंग रूम के कारपेट पर बैठ गया। माँ, पापा, मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या?
आरती जी पर जैसे बम फूटा हो, जबकि कपिल जी शांत थे, लेकिन दादी बहुत उत्साहित थी। कौन लड़की ऐसे कैसे पसंद कर सकते हो? कौन सी जात की लड़की पसंद कर ली? हाय, अब यही दिन देखना रह गया था, इसीलिए पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था कि ये अपनी मन से किसी को भी हमारे मत्थे मढ़ दे। नीरज ने सपने में भी माँ के ऐसे रवैये की कल्पना नहीं की थी। वो चिल्ला पड़ा, माँ मेरी पूरी बात तो सुन लो, वो लोग भी पंजाबी ही हैं और उसके फादर मेरे साथ ही काम करते हैं। और लड़की ऐसी है माँ कि आप देखते ही रह जाओगी, इतनी सुंदर और बहुत संस्कारी है। अपने बेटे के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ सुनकर तो आरती देवी के तन बदन में आग लग गई थी। अरे हाँ, कुछ भी, कैसे लोग हैं, क्या गोत्र है, कैसा घर बार है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। क्यों जी, बोलते क्यों नहीं हो? इस बार आरती जी ने नया शोषा छोड़ा था, पर दादी को रोक नहीं पाई। अच्छा, बिंदिया की शादी करते वक्त तो तुम्हारे सुर बदले हुए थे बहू। बिंदिया की शादी नहीं की गया दूसरी जात में, तब तो तुम बड़ी मॉडर्न हो गई थी। नीरज के पापा गला खंखारते हुए बोले, हाँ बात तो सही है, पंजाबी ही हैं, ये काफ़ी है। अब ये गोत्र वोत्र के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगी तो लड़का कुंवारा ही रह जाएगा। पता नहीं क्यों आरती देवी के मन में अभी से महिमा के लिए ईर्ष्या के भाव आने लगे थे। देख लो माँ, अभी तो आई नहीं है तो ये हाल है कि सब उसके गुण गाने स्टार्ट हो चुके हैं। आएगी तब तो पता नहीं कोई आपकी सुनेगा भी कि नहीं। बिंदिया वहीं उसी कॉलोनी में एक गली छोड़कर ही रहती थी और महीने में 25 दिन सुबह शाम का खाना बिंदिया का मायके में ही होता था। सास ससुर बरेली में अकेले ही रहते थे, पर मजाल थी कि कभी उन्हें अपने पास बुला ले। माँ बेटी मिलकर उस पराई लड़की की इतनी बुराई करी जा रही हो, जरा इससे पूछो इसके घर में कोई काम धाम नहीं होता क्या, जो रोज यहाँ चली आती है माँ के कान भरने। दादी ने गुस्से में जवाब दिया, देख रही हो माँ, दादी को तो मुझसे शुरू से ही चिढ़ है। हाँ है, तो कभी तो बुरा मान जाया कर, मत आया कर यहाँ, दादी ने चिल्ला कर कहा। बिंदिया गुस्से में पैर पटक कर गेट से बाहर निकल गई। कपिल जी ने खुराना जी से फोन पर सारी बात कर ली। खुराना जी तो फूले नहीं समा रहे थे। नीरज तो उन्हें हर तरीके से बहुत ही पसंद था। महिमा के तो मानो आज पंख ही उगाए थे। रविवार का दिन तय किया गया था लड़की दिखाने के लिए। यह भी तय हुआ कि दोनों परिवार वाले एक दूसरे को जान ले तो अंगूठी की रस्म भी तुरंत कर लेंगे और उसी दिन शाम को डेट भी फिक्स हो जाएगी। खुराना जी को भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। महिमा का तो आज अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मोबाइल पर नंबर फ्लैश होता है। नीरज, महिमा फ़ोन उठाती है। उधर से आवाज़ आती है, क्यों, मुझे ही याद कर रही थी ना? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, महिमा के मुंह से अटक अटक कर निकलता है। महिमा, ओ मेरी महिमा, तुम नहीं सोच सकती कि कितना खुश हूँ मैं आज। कितना खुश तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओगी, मुझे ही यकीन नहीं हो रहा है। तो कर लीजिए यकीन कि मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी, हर जन्म में। सुनो, नीरज बोलता है, आज एक बार तो आई लव यू बोल दो प्लीज। महिमा के मुंह से निकलता है, नीरज नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अरे प्लीज प्लीज, एक बार प्लीज। नीरज बार बार फोर्स करता है, नहीं, अब हम जो कहेंगे शादी के बाद ही कहेंगे आपसे। अरे अरे सुनो तो। बाय, ये कहकर महिमा फोन बंद कर देती है। हाय, कितना तड़पा रही हो महिमा जी। नीरज आहें भरता है। आज वो दिन आ चुका था जब दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, एक दूसरे के नाम की। कपिल जी भी बहुत खुश थे। घर परिवार सब उनकी हैसियत का ही था, ऊपर से जात बिरादरी सब मिल रही थी। उन सबसे ऊपर महिमा थी। दादी तो उससे मिलने के बाद उस पर बिल्कुल वारी जा रही थी और रोहन को भी महिमा बहुत पसंद आई थी। बस कोई दुखी था तो आरती जी और बिंदिया दोनों ने एक अनकही दुश्मनी बांध ली थी महिमा से। अगले महीने की 25 तारीख को शादी फिक्स हुई थी। खुराना जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आदर सत्कार में शादी में दिल खोलकर खर्चा किया था। कपिल जी तो खुराना जी के इंतजाम से बहुत ही खुश थे। कहीं कोई कमी नहीं की थी उन्होंने। आखिर वो दिन आ ही चुका था जब महिमा नीरज के साथ दुल्हन के जोड़े में नीरज के घर आ चुकी थी। नीरज तो अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कोई किला फतेह किया हो। बिंदिया और आरती जी बिना मतलब की बातों पर मुंह फुलाए हुए शादी की सुबह सुबह होने वाली रस्मों की तैयारियों में लगी हुई थी। प्यारी सी महिमा अपने आने वाले सुहाने दिनों के सपने सजाने में लगी थी। अरे आरती, रस्में करनी है, कहाँ चली गई? दादी पुकार रही थी। दूध और पानी की थाल, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ लिए एक महिला आ रही थी। महिमा और नीरज दोनों के बीच थाल रख दी जाती है। इसमें पड़ी अंगूठी को जो ज़्यादा बार निकाल लेगा, शादी के बाद उसी का पलटा भारी रहेगा, वो महिला बोल रही थी। सारी बार अंगूठी महिमा ही निकालती है। लो जी लो नीरज, अब तुम सारी जिंदगी बहू से दब कर रहोगे। सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आय हाय चाची, मैं तो वैसे ही भी इनका गुलाम हूँ। बहुत ही शरारत भरी आंखों से नीरज ने महिमा की आंखों में झांका। ये सब देखकर तो आरती जी का खून सुलग उठा और बिंदिया की व्यंग्य भरी मुस्कान ने उसमें आग में घी का काम किया। बक्सा खुलाई की रस्म में भी बिंदिया ने महिमा की सबसे महंगी साड़ी को हथिया लिया था। महिमा को बुरा तो नहीं, पर थोड़ा अजीब जरूर लगा।
शाम को होने वाले लेडी संगीत में भी महिमा ने जोरदार ढोलक बजाई। उस पर गीत बनने और बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस ने सबको बहुत इम्प्रेस किया था। सब आरती को यही बोले जा रहे थे कि भाग्य खुल गए आपके, और आरती जी और बिंदिया के मन में ईर्ष्या की भावना प्रबल रूप रहती जा रही थी। इन सभी कार्यक्रमों में रात हो चुकी थी। कमरे में जलन कुड़न से भरी आरती जी बिंदिया से कहती हैं, इसको तो मैं शुरू से ही इसकी जगह दिखा दूंगी। हाँ माँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे सर पर चढ़कर नाचे। उधर महिमा और नीरज सुहाग सेज पर बैठकर अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। सुहाग की सेज पर बैठी महिमा को देखकर नीरज के दिल में प्यार की लहरें उफान पर थी। पीली साड़ी और सोने के जेवरों से लदी महिमा पर एक अनोखा रूप चढ़ा हुआ था। नीरज ने अपने पास से एक डब्बी निकाली और महिमा के मेहंदी से रचे हुए हाथों को थाम लिया। ये तुम्हारे लिए। महिमा ने तुरंत अपनी गली पलकों को उठाकर नीरज की तरफ देखा। उफ महिमा! नीरज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। महिमा की शर्म के मारे नजरें झुकी जा रही थी, जैसे किसी ने पलकों पर कोई बोझ रख दिया हो। माथे पर टीका, बड़ी सी नथ, उस पर बड़ी सी लाल बिंदी, माथे के आगे तक आता लाल सिंदूर। एक नई नवेली दुल्हन के रूप में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। डिब्बी में एक गोल्ड की चेन थी, जिस पर एम और एन से बना एक डायमंड लॉकेट था। वाह, ये तो बहुत प्यारा है, महिमा के मुंह से निकला। पर तुमसे प्यारा नहीं है मेरी जान। ये कहकर नीरज महिमा की चिन ऊपर उठाता है और दोनों प्यार की वादियों में खो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। खट खट खट, सुबह दरवाजे पर आवाज आती है। महिमा जो बस नहाने के बाद रेडी ही हो रही थी, दरवाजे की आवाज सुनकर तुरंत खोलने उठती है तो देखती है सामने आरती जी खड़ी थी। महिमा तुरंत सर पर पल्ला लेकर उनके पैर छूती है। बहू रानी, अगर आपका हो चुका हो तो आ जाओ बाहर, रसोई की रस्म भी करनी है। देखे तो कि सिर्फ नाचने गाने में ही निपुण हो या माँ ने कुछ घरदारी भी सिखाई है। जी माँ, बस मैं 2 मिनट में आई। महिमा की अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एक सिंपल वे था बात का या एक टोंट। थोड़ी ही देर में महिमा ने सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर, पनीर, पूड़ियाँ, पुलाव और भी कई चीज़ें बनाई, जिसे खाकर सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दादी ने तो आज अपनी 5.25 तोले की सोने की चूड़ियाँ महिमा को पहनाई थी। ये सब देखकर बिंदिया के तन बदन में आग लग रही थी। देख रही हो माँ, पूरी तैयारी से आई है। माँ ने खूब सिखाया है कि कैसे सबको काबू करना है। इतनी तारीफ तो पापा ने आज तक आपके बनाए खाने की भी नहीं की है, जितनी इसकी कर रहे थे। और रोहन से तो मैं घर जाकर पूछूंगी कि क्या इससे पहले कभी अच्छा खाना खाया था या नहीं। कुछ भी हो माँ, ये तो जादूगरनी है पूरी। नीरज तो वैसे भी लट्टू हुआ पड़ा है, जैसे ये दुनिया की आखिरी लड़की हो और हमारे भाई साहब को मिल गई हो। चुप करो बिंदिया, आज तो पहली रसोई थी तो कर दी थोड़ी सी तारीफ सबने। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ये कहकर आरती जी ने खुद को तसल्ली दी। पर सच तो ये था कि आरती जी के अंदर महिमा को लेकर एक अनचाही प्रतिस्पर्धा पैदा हो चुकी थी। अब आरती जी को किसी भी तरह नीरज और महिमा में दूरियां पैदा करनी थी। डिवाइड एंड रूल, ये सोचकर आरती जी मन ही मन मुस्कुरा दी। महिमा आज सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी। वजह थी नीरज को आज से फिर ऑफिस ज्वाइन करना था। आरती जी के उठने से पहले ही नाश्ते की सब तैयारियां वो कर चुकी थी। जब नीरज उठा तो महिमा को कमरे में ना देखकर बेचैन हो गया। सीधे उठकर बाहर आया तो किचन से चूड़ियों की आवाज आ रही थी। ओहो, आज ही हमारी नई नवेली दुल्हन काम पर भी लग गई। नीरज ने चुपके से महिमा के कान के पास जाकर कहा और पीछे से ही महिमा को बाहों में भर लिया। अरे कोई आ जाएगा, छोड़ो भी। महिमा कसमसा कर रह गई। नहीं तुम छोड़ो ये सब, अभी चलो मेरे साथ। आज मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, सोचो कैसे कटेगा पूरा दिन तुम्हारे बिना। तो प्यार का कोटा पूरा करने दो ना। नीरज जिद करने लगा। उस पर से तो अभी भी प्यार की खुमारी नहीं उतरी थी। बहुत देर की हाँ ना के बाद महिमा भी अब हार मान गई थी। आखिर उसको जाना ही पड़ा। आरती जी किचन में आई। ओफो, क्या गंद मचाई हुई है ये। देखा तो सब्जी आधी कटी हुई पड़ी थी, परात में आटा खुला पड़ा था। ये सब देखकर आरती जी का पारा हाई हो चुका था। नीरज अब तो जाने दे, माँ भी उठ गई हैं। महिमा नीरज से प्यार से भरी इल्तजा कर रही थी। नहीं, नीरज ने ये कहकर उसे फिर से बाहों में भर लिया। प्लीज नीरज, आप भी उठ जाओ, 8:30 बज चुके हैं, जाना नहीं है। आखिर नीरज को भी उठना ही पड़ा। महिमा जल्दी से किचन की तरफ भागी। अरे माँ, आप छोड़े, मैं कर लूंगी ना, रहने ही दो बहू, ऐसे काम करती हो तुम। तो भैया मेरे किचन से तो दूर ही रहो, आरती जी ने बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा। नहीं माँ, मैं बस वो कर रही थी कि वो नीरज, कहते कहते वो रुक गई। हाँ हाँ, सारा दोष अब तुम नीरज पर ही मर दो। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा कि मैं तुम्हें नीरज से दूर रहने को बोल रही हूँ। आरती जी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लिया। नई नवेली महिमा की समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या गलती कर दी।
आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आरती जी नीरज को रो रो कर ऐसे बात का बखान कर रही थी जैसे महिमा ने उन्हें मारा हो। मारे दहशत के महिमा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। नीरज भी चुप रहकर सब सुन रहा था। सुनो, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा, नीरज ने महिमा के मायूस चेहरे को देखकर कहा। जी कहते हुए महिमा की रुलाई फूटी जा रही थी। अच्छा चलो, मूड ठीक करो अपना, कल तुम्हारे पापा भी तो आएंगे तुम्हें लेने। मैं भी शाम को वहीं आ जाऊंगा, फिर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। ओके। महिमा इस्माइल करके रह गई। ये सारी बातें बिंदिया कान लगाकर सुन रही थी। मम्मी लोग कल महारानी अपने घर जाने के बहाने लॉन्ग ड्राइव पर जाने को प्रोग्राम बना रही हैं, और आपका बेटा तो उसके आगे पीछे घूम घूम कर उनके नखरे उठा रहा है। भैया बहुत भाग्यशाली हैं, कुछ भी कहो। आरती जी के कान में ये फूंकने के बाद बिंदिया बड़े मजे से महिमा के हाथ का बनाया हलवा खाने लगी। उधर आरती जी महिमा को परेशान करने का नया तरीका सोचने लगती हैं। अगले दिन खुराना जी के सामने आरती महिमा की बड़ी तारीफ करती हैं। ये देखकर नीरज बहुत खुश होता है कि चलो मम्मी अब महिमा से थोड़ा प्यार करने लगी हैं। ये देखकर उसे संतोष होता है। और खुराना जी भी खुश होते हैं कि उनकी बेटी बहुत खुश है। जहाँ इतनी प्यार करने वाली सास है, बस अगर कोई अंदर से उदास थी तो महिमा। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है उससे, जो माँ जी और दीदी का व्यवहार उससे इतना रूखा रूखा है। उमा देवी उसकी चिंता उसके मुंह को देखकर ही समझ चुकी थी। आखिर माँ थी वो। बेटा इतनी उदास क्यों दिख रही हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थक सी रही हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी गरिमा और दिव्या महिमा की टांग खींचने लगती हैं। अरे मम्मी, आप समझती नहीं हो, जीजू की जुदाई में हमारी दीदी की ये हालत कर दी है। परेशान क्यों होती हो दीदी? वो तो आ रहे हैं शाम को आपको लेने। फिर देखना माँ कैसा रूप खिलेगा इनका। बहुत बदमाश हो गई हो दोनों, चलो भागो यहाँ से। महिमा को आराम करने दो। उमा देवी दोनों को डपट देती हैं। शाम के 7 बज चुके थे। खुराना जी तो घर आ गए थे, पर नीरज उनके साथ नहीं आया था। उमा देवी पूछती हैं, नीरज नहीं आया आपके साथ? खुराना जी को भी आश्चर्य होता है। वो मेरे साथ आने वाला था क्या? पर वो तो दोपहर को ही घर निकल गया था। क्यों? उमा देवी अपने चेहरे पर चिंता के भाव लेकर पूछती हैं। पता नहीं, मैं तो उस टाइम वहाँ था नहीं, बाद में मुकेश ने मुझे बताया। महिमा फ़ोन मिलाना स्टार्ट करती है। कई बार रिंग जाने पर भी ना तो फ़ोन उठ रहा था, ना कॉल बैक आई। महिमा का दिल घबराने लगा था। पापा, आप हमें अभी घर छोड़ दो, पता नहीं क्या बात है। उमा देवी भी महिमा की बात से सहमत थी। वो घर आती है तो शॉक्ड रह जाती है। महिमा घर पहुंचती है तो देखती है कि आरती जी बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। खुराना जी भी घबराकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ सब। अरे कुछ नहीं भाई साहब, बस सीढ़ियों से गिर पड़ी थी, कपिल जी जवाब देते हैं। अरे आप महिमा को क्यों ले आए? मैंने तो जानकर ही नीरज को नहीं भेजा कि बहू आज ही मायके गई है, और तुरंत बुलावा आ गया। आरती जी अपने आप को बहुत अच्छी सास की तरह पेश कर रही थी। नहीं नहीं बहन जी, अब महिमा आपके घर की बहू है, उसका तो फर्ज है आप लोगों की सेवा करना। अरे नहीं भाई साहब, कहाँ आजकल के बच्चे, पता ही नहीं चलता कि किस बात का बुरा मान कर बैठ जाएं। फिर सास ननद का रिश्ता तो वैसे ही बदनाम है। महिमा चुप करके सब सुन रही थी। खुराना जी भी इन बातों से खुद को असहज महसूस कर रहे थे। फिर वो आरती जी को ख्याल रखने का बोलकर उठ जाते हैं। महिमा आज बहुत शांत थी। घर में आते ही उसने रसोई का, घर का सारा काम संभाल लिया। वो चुपचाप खाना बनाने में बिजी थी। नीरज किचन में आता है। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं तो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा, पर आ नहीं पाया। मैंने हट कर दिया ना तुम्हें। यार अचानक से दीदी का फोन आया कि मम्मी गिर गई हैं, तो मैं सब भूल गया, सीधे भागा भागा घर आ गया। महिमा आह भरती है और बोलना शुरू करती है। मुझे भी भूल गए, मेरा मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहा आपको। आपकी माँ मेरी भी कुछ लगती हैं, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये कहकर महिमा ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अले अले मेरा बाबू इतना गुस्सा। बाबू फोन भी पता नहीं कहाँ पड़ा है, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, अभी देखता हूँ। तभी बिंदिया आती है कि ये लो तुम्हारा फोन। नीरज माँ की तकिया के नीचे दब गया था। थैंक यू दीदी। ओम जी, 12 मिस्ड कॉल, तब तो गुस्सा होना बनता है। वो कान पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। सॉरी बाबू, माफ कर दो प्लीज, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। महिमा को उसके इस मासूम से चेहरे पर हंसी आ जाती है। फिर नीरज उठकर उसको सीने से लगा लेता है। मम्मी चाल कामयाब हुई, मैंने नीरज का फोन छुपा दिया था। महारानी बहुत कॉल कर रही थी, अब मुंह बनाए हुए खड़ी थी किचन में। घूमना जो था, और आपकी जबरदस्त एक्टिंग का तो जवाब नहीं। आरती जी बड़ी अहंकार से बोली। वो कल की आई लड़की इस घर में मेरी जगह नहीं ले सकती। अब इनका हनीमून के लिए मनाली जाना भी कैंसिल करवा दूंगी मैं, देखना तुम। दोनों जोर से हंसने लगती हैं। देर रात सारा काम खत्म करके महिमा अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि नीरज वहां था ही नहीं। रात का 1 बज गया था, पर नीरज का अता पता ही नहीं था।
नीरज आरती जी के कमरे में ही था। वो जब भी जाने को कहता, वो कुछ ना कुछ बहाना करके उसको रोक ही लेती थी। तभी अचानक दादी पानी पीने के लिए उठती हैं, तो देखती हैं कि महिमा के कमरे की लाइट ऑन है। उनकी तजुर्बे की नज़र तुरंत अपनी बहू की चाल समझ जाती है। अरे नीरज, ओ नीरज। जी दादी। अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में जा। महिमा राह देख रही होगी। सास के आगे आरती देवी चुप रह गए। नीरज भी माँ को बोलकर अपने कमरे में चला गया। वाह बहू वाह, जवान लड़के को जिसकी अभी अभी शादी हुई है तुम अपने कमरे में रोक कर लेटी हो, कमाल है। दादी आरती जी को अच्छे से लताड़ लगा रही थी। नहीं माँ जी, आपको तो पता है इनकी आज नाइट शिफ्ट है, तो मैं अकेली थी, बस इसीलिए रोक लिया था। तीजी सफाई देने लगी। तो अपनी बेटी को रोक सकती थी ना, वैसे भी तो वो यहीं रहती है सारा दिन, नहीं तो मुझे बुला लेती। दादी ने भी अच्छे से लताड़ लगा दी थी। आरती जी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। नीरज कमरे में आता है तो देखता है कि महिमा बेड पर आधी लेटी हुई बैठी है, हाथ माथे पर रखा था। ये देखकर नीरज पूछता है, सोई नहीं अभी तक? नहीं। ये कहकर महिमा दूसरी साइड सर रखकर लेट जाती है। नीरज उसकी तरफ मुंह करके बोलता है, क्या हुआ? कुछ नहीं, महिमा का जवाब आता है। नाराज हो? नहीं। महिमा हल्के से बोलती है, मैं जानता हूँ कि हो, अगर जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो आप? फिर तो ये भी पता होगा कि क्यों। महिमा इस बार थोड़ी लाउड हो गई थी। यार मम्मी के चोट लगी हुई है तो मैं रुक गया इधर, तो क्या अब तुम इस पर भी नाराज होगी? माँ है मेरी, वो हक है उनका, अगर थोड़ी देर वहां बैठ गया तो तुम जेलस क्यों हो रही हो? नीरज ने अपनी बात कही। नीरज, आप बात को गलत दिशा में ले जा रहे हो, मैं क्यों रोकूंगी आपको? पर आप बता भी तो सकते हो एक बार, मैं भी यहाँ नहीं हूँ, मेरा जो आपसे कनेक्शन है वो अभी किसी से भी नहीं है। महिमा सफाई देती है, तो बनाओ ना तुम, अपने आप सबसे बात करो, खुद जाओ सबके पास। आज नीरज के सुर बहुत बदले हुए थे। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? आपको लगता है कि मैं ऐसी ही हूँ कि मैं अपने में ही रहूं? महिमा ने चेहरे पर उदासी लाकर पूछा। अब यार प्लीज, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो, कल बात करते हैं। यह कहकर नीरज थोड़ी देर में ही कराहटे बढ़ने लगता है। महिमा को नीरज से इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। वो सोचने लगी, शादी के पहले का वो दिन जब नीरज ने उसे प्रपोज किया था, क्या ठीक ही होती है ये बात कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं? ये सोच सोचकर उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह अलार्म की आवाज़ से महिमा की आंख खुली। उसको सारा काम भी करना था। ये सोचकर वो फटाफट रेडी होकर बाहर आई। बाहर मंदिर में उसे दादी दिखती हैं। वो चाय बनाकर दादी के पास जाती है। जैसे ही उनके पैर छूती है वो पूछती हैं कि क्या बात है महिमा बेटा, तुम्हारे चेहरे की रौनक क्यों उड़ गई है? इस पर महिमा की आंखें भर आती हैं। वो उसे बड़े प्यार से समझाती हैं कि देखो बेटा, ससुराल में थोड़ी ऊंच नीच होती ही रहती है, बस जीवन साथी का साथ बरकरार रहना चाहिए। तुम नीरज और अपने बीच कोई गलतफहमी मत आने देना, बस मैं तुमसे यही कहूंगी। ये कहकर दादी उसे गले लगा लेती हैं। महिमा अभी भी सोच में थी कि दादी ने ऐसा क्यों बोला। थोड़ी देर में खाने की टेबल पर ससुर जी, नीरज, सासू माँ, दादी और साथ ही साथ बिंदिया भी थी। नीरज को अपने रात के बिहेवियर को लेकर खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बार बार उसकी नजरें बस महिमा के उतरे हुए चेहरे पर ही थी। तुम लोगों को तो परसों मनाली के लिए निकलना है, तैयारियां कर ली दोनों ने? कपिल जी ने पूछा। नीरज कुछ बोलता उससे पहले ही बिंदिया बोल पड़ी। अरे मम्मी के चोट लगी हुई है, ऐसे में भी ये लोग जाएंगे? आरती जी आगे से बेचारी बनकर बोली। नहीं नहीं बिंदिया, इन लोगों की नई शादी है, जाने दो इनको, वरना दुनिया यही कहेगी कि सास ने चोट का बहाना बनाकर जाने नहीं दिया। नीरज कोई जवाब देता उससे पहले ही महिमा बोल पड़ी। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे जब तक आप सही नहीं हो जाती हैं। नीरज को अपनी बीवी पर बहुत फक्र हो रहा था। उस वक्त उसे देर हो रही थी, तो उसने सोचा शाम को आकर महिमा को मना लेगा। आरती जी और बिंदिया दोनों अपनी इस गंदी सोच पर बड़ा जश्न मना रही थी। उधर महिमा की समझ आ चुका था कि दादी किस ओर इशारा कर रही थी। समय गुजरता जा रहा था। शादी के पूरे 2 महीने हो चुके थे। महिमा और नीरज कहीं नहीं जा पाए थे। वजह थी आरती और बिंदिया की हर बार की नई चाल। नीरज और महिमा का रिश्ता भी इन चालों की भेंट चढ़ता जा रहा था। लेकिन उस बीच एक बहुत अच्छी बात यह हुई थी कि महिमा माँ बनने वाली थी। नीरज की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में सब बहुत खुश थे, सिवाय बिंदिया के। 4 साल की शादी के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक कसक उठी थी। उधर महिमा के घर में भी इस खबर से मानो खुशी की लहर दौड़ गई थी। आरती जी भी खुश तो बहुत थी, पर महिमा को लेकर उनके मन में कोई खास जगह नहीं बन पाई थी। फिर भी वो बहुत खुश थी कि वो दादी बनने जा रही हैं। अब उन्होंने ये सोच लिया था कि वो महिमा का ख्याल रखेंगी, लेकिन बिंदिया के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। माँ क्या कर रही हो? बिंदिया पूछती है। बस कुछ नहीं, महिमा के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। ओहो, तो अब तो आप भी बन ही गई उसकी नौकरानी।
आखिर ऐसा कौन सा तोप खाने का काम किया है? वैसे भी अब तो नीरज हाथ आने से रहा। उसकी बीवी आखिर उसके बच्चे की माँ जो बनने वाली है, ये कहकर बिंदिया ने एक कुटिल मुस्कान दी। आरती जी के दूध लेने को बढ़े हुए हाथ वहीं रुक गए। आखिर बिंदिया के शब्दों का सीधा असर हुआ था। एक बार फिर से आरती जी के मन में महिमा के लिए बैर की भावना पनप उठी थी। अब आरती जी नीरज के सामने महिमा का बहुत ख्याल रखती थी, पर उसके जाते ही उसको कुछ ना कुछ बोल देती थी। महिमा को सब सहन था, क्योंकि नीरज अब महिमा का पहले से भी कहीं ज्यादा ख्याल रख रहा था। उसने दादी की बातें गांठ बांध ली थी। इसी तरह 7 महीने गुजर चुके थे। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि महिमा काफी कमजोर है, तो उसको प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। आरती जी का व्यवहार सिर्फ महिमा को खिलाने पिलाने तक ही का ही था। उसके आगे ना वो महिमा से कुछ बोलती थी और ना ही उसे ताना मारने से चूकती थी। महिमा का हंसमुख स्वभाव कहीं खोसा गया था। दोपहर का टाइम था। महिमा को बहुत प्यास लगी थी, तो वो खुद किचन में पानी लेने चली जाती है। आरती जी ये देखकर महिमा पर ताना मारती है, अब यहाँ क्यों आई हो? मांग भी तो सकती थी पानी। अभी कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो तुम्हारे घर वाले मुझ पर ही आरोप मढ़ देंगे। इतने में बिंदिया जो ड्राइंग रूम में बैठी थी, वो भी वहीं पहुंच जाती है। सही कह रही है मम्मी, अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में। महिमा आज बहुत भर चुकी थी। बस एक बात उसने जरूर कह दी, माँ आप मुझे जो भी कहती हो कह लो, बस मेरे घर वालों को बीच में मत लाइए। आय हाय मम्मी, देख रही हो आप, अब तो ये आपसे जुबान भी लड़ाने लगी। दिया लगातार आरती जी को भड़काती जा रही थी। आरती जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तेरे घर वाले खूब जानती हूँ मैं, कैसे तूने और तेरे घर वालों ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया था। सब पता है मुझे। महिमा फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखें पथरा रही थी। वो इतनी जलालत सुनने के बाद सीधे अपने कमरे में आ चुकी थी। आंसू की धारा बहे जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था किससे बात करे, किससे कहे अपने मन की बात। तभी फोन पर दिव्या का नंबर फ्लैश होता दिखा। उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन लगातार आते फोन की वजह से उसे फोन उठाना ही पड़ा। दिव्या उसकी रुंधी हुई आवाज तुरंत पहचान गई। क्या हुआ दीदी, रो रही हो क्या? नहीं। उसने बहुत मुश्किल से अपना रोना कंट्रोल किया था। वो कुछ बोल ही रही थी कि आरती जी दूध का गिलास लेकर कमरे में घुसी। नीरज भी घर में आ चुका था। बिंदिया और आरती जी ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। अरे बहू, मैंने यही तो कहा था कि तुम अपने कमरे में जाओ। इस बात पर अपने घर में शिकायत लगाने की क्या जरूरत है? महिमा जल्दी से फोन काट देती है। नीरज जब ये सुनता है तो वो भी महिमा को गलत समझता है। महिमा की रुलाई फूट पड़ती है। ये देखकर नीरज को बहुत बुरा भी लग रहा था। आखिर महिमा से वो बहुत प्यार करता था। वो समझ चुका था कि कुछ तो ऐसा है जो महिमा को परेशान कर रहा है। मम्मी, मुझे लगता है महिमा को उसके घर छोड़ देना चाहिए। सब बात सुनने के बाद नीरज यही सोचता है। हाँ हाँ, हमने कब रोका है भाई, छोड़ आओ। ये कहकर आरती जी कमरे से बाहर निकल जाती हैं। पीछे पीछे बिंदिया भी खिसक लेती है। नीरज को पता नहीं आज महिमा की हालत पर बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे सीने से लगा लेता है। उसके निकलते आंसुओं के साथ ही उसकी आंखों के किनारे भी गीले हो रहे थे। तुम सामान पैक कर लो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ये कहकर वो चुपचाप आरती जी के कमरे की तरफ बढ़ता है। उधर से बिंदिया और आरती जी की आवाज आ रही थी। आज तो बिल्कुल सही हो गई महारानी, मैंने भी पूरी भड़ास निकाल ली। बिंदिया भी बीच में बोल पड़ी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि नीरज की नज़रों में भी वो गिर रही है। आखिर नीरज को फंसाया है इसने अपने रूप चाल में, बल्कि पूरा खानदान ही बहुत चालाक है। नीरज ये सब सुनकर सुन पड़ चुका था। नीरज से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो एकदम से दरवाजे पर जोर की लात मारता है। इतनी तेज आवाज होती है कि महिमा और दादी भी बाहर की तरफ भागती हैं। मम्मी, हद करती हो आप। और दीदी, आप क्या बिगाड़ दिया उस लड़की ने आपका? यही कि वो मेरी पसंद थी? तो सुनिए आप लोग, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। मैं पीछे पड़ा था उसके, मैं लाया हूँ उसको यहाँ। अब बताओ आप लोग, किसने किसको फंसाया? और दीदी आप बताओ, क्या भाई के फर्ज में कोई कमी कर दी थी मैंने? ये तो देख लो, माँ बनने वाली है वो। आरती जी और बिंदिया अपनी सफाई देने में लगी थी। इतने में दादी भी बोलने लगी। अरे आरती, अपनी लड़की को तो कोई संस्कार नहीं दे पाई तू। कम से कम उस पराई लड़की से ही कुछ सीख ले। तेरी इतनी जली कटी रोज सुनती है वो बच्ची, एक शब्द नहीं कहती। इतने में तो कपिल जी भी घर में घुसते हैं। क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर मच रहा है? वो पूछते हैं। अच्छा हुआ पापा आप भी आ गए। पापा, मैं महिमा को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। मम्मी को महिमा पसंद नहीं है और ना आएगी, कुछ सोचकर कपिल जी भी बोलते हैं। हाँ बेटा, जाओ तुम, मुझे सब पता है, मैं भी सब जानता हूँ। अम्मा ने सब बता दिया था मुझे। आरती जी चिल्लाने लगती है। ये क्या कह रहे हैं आप? वो मेरा बेटा है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी उसको। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। बिंदिया भी बहुत शर्मिंदा थी। इतने में रोहन भी बिंदिया को लेने आता है। वो सब सुन चुका था। कर दिया अपने भाई का घर खराब। मेरे माता पिता तो तुम्हें हमेशा से बोझ लगे।
अब यहाँ आकर अपनी भाभी को जो सारे फ़र्ज़ अदा कर रही है, उससे अपनी बराबरी कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मम्मी जी आपको भड़काने वाली भी यही है, दिन-रात इसके मन में सिर्फ़ महिमा को नीचा दिखाने की चालें ही चलती रहती हैं अभी तक, और आप बेटे के मोह में इतनी अंधी हो गई कि सही और गलत का फ़र्क भी भूल गई। रोहन के भी गुस्से का गुबार फूट चुका था। बस रोहन, बस अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। आप सब मुझे माफ़ कर दो। मैं जलने लगी थी महिमा से। मम्मी भी इसके खिलाफ थी। मैंने भी आग में घी का काम करने वाली बातें करके मम्मी को महिमा के बिल्कुल खिलाफ कर दिया। मुझे माफ़ कर दो महिमा। वो महिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। नहीं दीदी नहीं, आप बड़ी हैं मुझसे। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें। आरती जी अभी भी नीरज का हाथ कसकर पकड़े खड़ी थी। मम्मी अब मैं जा रहा हूँ इसको लेकर आपकी आंखों से दूर। नीरज ने बोला। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। महिमा ने नीरज से ये कहा। ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। आरती जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। महिमा उनके पास आई। माँ, आपका बेटा सिर्फ आपका है। दुनिया में माँ का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। आपका सबसे पहले हक है आपके बेटे पर। मैं कभी आपके बीच नहीं आऊंगी। ये सुनते ही आरती जी महिमा को गले लगा लेती है। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं वाकई सब भूल गई थी कि तू भी तो किसी की बेटी है। ये कहकर दोनों खूब रोती हैं। आज से तू मेरी ही बेटी है। नीरज ने जो भी खेल खेला था, आज उससे रिश्तों के उलझे धागे फिर से सुलझ गए थे। उसके चेहरे पर भी संतोष के भाव थे। तभी रोहन की आवाज आती है। अगर हम सब लोग साथ साथ हैं तो भाई कुछ खा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजा जी। आज मैं फिर से खीर बनाऊंगी। ये कहकर महिमा फिर से आरती जी के गले लग जाती है। पश्चाताप के आंसुओं में आरती जी और बिंदिया के मन का काला मेल धुल चुका था, और महिमा का सही मायने में आज ससुराल में स्वागत हुआ था। ससुराल जगह ही ऐसी है जहाँ रिश्तों की खटास मिठास का ये दौर ऐसे ही चलता रहता है। बस पति पत्नी को अपने रिश्ते की मिठास को खत्म नहीं करना होता। अगर पति पत्नी साथ हैं तो हर मुसीबत को पार कर जाएंगे।